हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी पेपर 1 फिजिकल ज्योग्राफी में टॉपिक थियरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति और उसकी संकल्पनाओं के बारे में बताएं। पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति विषयक संकल्पना जो है उसको आप तीन भाग में बांट सकते हैं। एक तो हो गया मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट या अद्वैतवादी संकल्पना, जिसको पैट्रिक संकल्पना या पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। दूसरा है ड्युअलिस्टिक या द्वैतवादी संकल्पना और तीसरा है आधुनिक सिद्धांत। जो पहला या मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है, इसमें आप देखेंगे, इसमें हम लोग बेसिकली जो सबसे पहला जिन्होंने दिया था कास्टे बुफोन, इनकी कॉमेट हाइपोथेसिस को पढ़ते हैं। इमानुएल कांट का गैसियस हाइपोथेसिस है और बाद में लाप्लास के साथ इनकी नेबुलर हाइपोथेसिस है और मेट्रोलॉटिक हाइपोथेसिस लॉकलियर का है। द्वैतवादी संकल्पना जो है या ड्युअलिस्टिक हाइपोथेसिस, इसमें आता है चैम्बरलिन का प्लैनेटेज्मल हाइपोथेसिस, फिर रसेल का बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, हॉयल और लिटिलटन का नोवा हाइपोथेसिस और ऑटो स्किम्ड का इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस और जीन्स एंड जेफरीज का टाइडल हाइपोथेसिस हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आधुनिक सिद्धांत में बिग बैंग थ्योरी और अदर जो है स्फीति सिद्धांत और कुछ और भी थ्योरीज है जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट या पेरेंटल हाइपोथेसिस। इस संकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस कहा जाता है क्योंकि इसके अनुसार ग्रह और पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही वस्तु यानी तारे से हुई है। इसमें तीन आते हैं। पहला बुफोन का 1745 में कॉमेट हाइपोथेसिस, दूसरा इमानुएल कांट का गैसियस हाइपोथेसिस 1755 और तीसरा है लैप्लास का नेबुलर हाइपोथेसिस 1796। बुफोन ने जो कॉमेट हाइपोथेसिस दिया था, इनके हिसाब से एक धूमकेतु सूर्य के करीब आया, गुरुत्वाकर्षण के कारण उससे टकरा गया। इससे बहुत सारी सामग्री जो है वो सूर्य से निकल गया, अलग हो गया और वो फिर इससे दूर गए और ठंडे होकर क्षुद्र ग्रह बन गए और जो बड़े द्रव्यमान ग्रह थे और छोटे द्रव्यमान बड़े वाले जो है वो ग्रह बन गया, छोटे वाले क्षुद्र ग्रह बन गए और हल्के पदार्थ गायब हो गए। इसकी गुण यही है कि ये सबसे पहली वैज्ञानिक परिकल्पना थी जो लगभग 50 वर्षों तक रही। और दूसरा कि जो इसमें ठंडी और घनीभूत सामग्री का जो संघनन का इन्होंने सिद्धांत दिया है वो अभी भी बहुत हद तक माना जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये सूर्य है, एक धूमकेतु आता है, इससे टकराता है, उसके बाद सूर्य से बाकी सारे ग्रह निकलते चले गए। इसमें डिमेरिट क्या है? तो अधिकांश खगोलविदों का मानना है कि इस तरीके से कोई पिंड आकर और इस तरीके से सूर्य से टकरा पाना संभव नहीं है। दूसरा कि सूर्य से जो सामग्री जो है एक धूमकेतु के टकराने से, जो कि खुद ही छोटे छोटे कणों से बनता है और घनत्व कम होता है, इतनी सारी सामग्रियां निकल के बाहर और कई तरह के ग्रह नहीं बना सकती। तीसरा चीज है कि ये जो जो बाहर निकलेंगी ये बेदखल सामग्रियां, इनसे ग्रह उपग्रह नहीं बन सकते। फिर उसके बाद ग्रहों का जो विन्यास है और ग्रहों की गति है वो कहीं भी एंगुलर मोमेंटम का जो सिद्धांत है उसको जस्टिफाई नहीं करती है। दूसरा जो सिद्धांत था कांट साहब ने 1755 में दिया था, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित था। इनके अनुसार एक तप्त और गतिशील निहारिका, जैसे ये घूम रही है, इससे एक निहारिका बनी और कई गोल छल्ले से निकलते गए और पृथ्वी भी इनमें से एक हो जाएगी और ये सारे के सारे जो है ये निकलते चले गए और इस तरीके से सूर्य और अन्य ग्रह बनते गए। लेकिन इसमें भी एंगुलर मोमेंटम के सिद्धांत का पालन नहीं होता है। इसके बाद नेबुलर हाइपोथेसिस लाप्लास ने दिया है। इनका ये कहना है कि एक विशाल तप्त निहारिका से एक ही छल्ला बाहर निकलेगा और उस छल्ले में जो बाकी सब हैं ग्रह छोटे छोटे, ये निकलते चले जाएंगे और लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि इस तथ्य के विपरीत शनि और बृहस्पति के उपग्रह अपने पितृ ग्रह के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं, तो इनके हिसाब से सभी एक ही दिशा में भ्रमण कर रहे हैं, तो ये भी एंगुलर मोमेंटम के सिद्धांत को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करता है। अब आते हैं हम द्वैतवादी परिकल्पनाओं की ओर, जिनको कि ड्युअलिस्टिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इसमें 5 परिकल्पनाएं आएंगी। पहला तो आएगा चैम्बरलिन और मोल्टन की प्लैनेटेज्मल हाइपोथेसिस, दूसरा है जीन्स और जेफरीज का टाइडल हाइपोथेसिस या ज्वारीय परिकल्पना,
तीसरा है रसेल की बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस और द्वय तारक परिकल्पना। चौथा है ऑटो स्किन की इंटरस्टेलर डस्ट थियरी या हाइपोथेसिस, जिसको हिंदी में अंतर तारक धूल परिकल्पना कहते हैं। और पांचवा है फ्रेड होयल और लिटिलटन की अभिनव तारा हलकल्पना। सबसे पहला प्लैनेटेरियल हाइपोथेसिस को देखा जाए तो ये कह रहा है, इन्होंने 1905 में इसको दिया था कि ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं वरन ठोस पिंड से हुआ है। प्रारंभ में दो विशाल तारे थे, सूर्य और उसका अन्य, एक सूर्य हो जाएगा और उसके साथ का एक तारा हो जाएगा। और यह विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचेगा तो उसकी आकर्षण शक्ति की वजह से इसमें से असंख्य कण अलग होंगे और ये मिलकर पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण करते चले जाएंगे। जीन्स और जेफरीज ने टाइडल हाइपोथेसिस दिया है। ये कहते हैं कि सौरमंडल का निर्माण सूर्य और अन्य तारे के संयोग से हुआ है। सूर्य के बगल से एक तारा निकल रहा है, उसकी वजह से जो इसके सूर्य और इस तारे के बीच में एक सिगार के तरह एक फिलामेंट निकलती है और ये जो है इसी में से वो सारे जो ग्रह हैं वो निकलते छटकते निकलते चले जाएंगे। और इसी में फिर रसेल ने बाइनरी स्टार थ्योरी थोड़ा सा इसको संशोधित किया है और एंगुलर मोमेंटम को इसमें व्याख्या करने की कोशिश की है। ऑटो स्किन जो है ये रशियन थे, इन्होंने इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस 1943 में दिया है। इनका कहना है कि ग्रहों की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से गई है। इनके हिसाब से जब सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस, मेघ और धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित किया, जो सामूहिक रूप से सूर्य के चारों ओर ये देखिए धूलकण ये घूमने लगे और इन्हीं धूलकणों के संगठित और घनीभूत होने से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण होने लगा। यह परिकल्पना सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय संवेग, विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर, ग्रहों की गति में अंतर, सूर्य और ग्रहों की वर्तमान दूरी आदि सभी की वैज्ञानिक व्याख्या करने में समर्थ है, परंतु यह नहीं बताया कि गैस और धूलकणों जैसे छोटे अणुओं को सूर्य ने कैसे आकर्षित किया। इसके बाद पांचवा है जो कि फ्रेड होयल और लिटिलटन का है, जिन्होंने स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस भी दिया था। इन्होंने अपनी किताब 1939 में लिखी नेचर ऑफ यूनिवर्स। इसमें इन्होंने नाभिकीय भौतिकी से संबंधित सिद्धांत देते हुए जीन्स की परिकल्पना में संशोधन किया और बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति में दो नहीं बल्कि तीन तारों की भूमिका है। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर उसके साथी तारे के विस्फोट से हुआ। इनका सिद्धांत ग्रहों की आपसी दूरी, सूर्य से उनकी दूरी, ग्रहों में कोणीय संवेग की अधिकता और ग्रहों का सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व की व्याख्या करने में सर्वाधिक समर्थ है, परंतु इस परिकल्पना से ग्रहों और उपग्रहों के आविर्भाव का संतोषजनक हल नहीं निकल पाया। इसके बाद आता है बिग बैंग थ्योरी। ये जॉर्ज लेमिटियर ने 1927 में प्रपोज किया कि लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स अगो एक बहुत ही डेंस और हॉट स्टेट का कंडीशन होता है स्टार का, जो कि ब्लो करता है और उसके बाद पूरी दुनिया जो पूरी यूनिवर्स में एक्सपेंशन करना शुरू करती है, तो इट स्टिल एक्सपैंड्स। इसी में एक स्टेडी स्टेट थ्योरी दिया है फ्रेड होयल ने, जिनका कहना था कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, कहीं कोई अंत नहीं है, कहीं कोई शुरुआत नहीं है और यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। ये बिग बैंग थ्योरी को ही सपोर्ट करता है। ऑक्सीलेटिंग थ्योरी जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन का है, जो कि साइक्लिकल मॉडल पे है। ये थोड़ा समय 13.7 बिलियन ईयर्स की बात करते हैं और ये भी बिग बैंग थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आता है स्फीति सिद्धांत या कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी, जो कि एलन गुथ ने 1980 में दिया है। इसका कहना है कि ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान और घनत्व की तुलना में वास्तविक द्रव्यमान और घनत्व बहुत अधिक है। इससे अब पता चलता है कि ब्रह्मांड में अदृश्य पदार्थों का अस्तित्व है, जिनके समूह से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। तो ये अभी सबसे रिसेंट में ये थ्योरी चल रही है मॉडर्न में। धन्यवाद।